नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा एनआईएस कक्षा 12 का जो चैप्टर संख्या 5 पारितंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि शायद पृथ्वी एक सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। अपन जानते हैं कि मतलब पृथ्वी का एक सौरमंडल का एक ऐसा ही ग्रह है जिस पर जीवन अस्तित्व है, मतलब एकमात्र ग्रह है, बाकी किसी ग्रह पर जीवन अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी का वह भाग जो जीवन को बनाए रखता है जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह भाग जो जीवन को बनाए रखता है। जैवमंडल अति विशाल है। जैवमंडल मतलब अति विशाल है। इसका अध्ययन एकल इकाई के रूप में नहीं किया जाता। ये इतना विशाल है, इसका एकल एकल इकाई के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। अनेक स्पष्ट क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित अनेक स्पष्ट क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे अनेक क्रियात्मक इकाइयों में जिन्हें पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र। इस पाठ में पारितंत्र की संरचना और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप पारितंत्र की संकल्पना का वर्णन कर सकेंगे। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र किससे कहते हैं उसके बारे में वर्णन कर सकेंगे। पारितंत्र दो मुख्य घटकों की पहचान कर सकेंगे। पारितंत्र के मुख्य दो घटक कौन से उसकी पहचान कर सकेंगे। तालाब का उदाहरण देकर पारितंत्र के घटकों का वर्णन कर सकेंगे। कुछ प्राकृतिक तथा कुछ मानव रूपांतरी पारितंत्र की सूची बना सकेंगे। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है उसका वर्णन कर सकेंगे। विभिन्न पोषण के स्तरों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अपघटकों के बीच में अंतर कर सकेंगे। खाद्य श्रृंखला की रचना कर सकेंगे तथा स्थलीय और जलीय पारितंत्र को दर्शा सकेंगे। खाद्य जाल को परिभाषित कर सकेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड, जैव द्रव्य पिरामिड तथा ऊर्जा पिरामिड को परिभाषित कर सकेंगे। पारिस्थितिकी दक्षता का वर्णन कर सकेंगे। पारितंत्र के विकास का वर्णन कर सकेंगे। संतुलित पारितंत्र को बनाए रखने के महत्व का वर्णन कर सकेंगे। संतुलित पारितंत्र को कैसे बनाए रखने है उसका उसका महत्व क्या है उसका वर्णन कर सकेंगे। अब पारितंत्र किसे कहते हैं? पिछले पाठ में अपन ने सीखा था कि जीवों के विभिन्न जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के भौतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अनोन्य क्रिया करते हैं। विभिन्न जीवों के समुदाय है वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ भौतिक के साथ पारिस्थितिकी इकाई में अनोन्य क्रिया करते हैं। इसे ही पारितंत्र कहते हैं। जो मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में भौतिक कारण एक दूसरे के साथ अनोन्य क्रिया है जो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, उसे ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना 1935 में एजी टेंसले द्वारा की गई। एक पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अनोन्य क्रिया सम्मिलित है। उदाहरण के लिए तालाब का पारितंत्र अच्छा उदाहरण है। अब पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटकों को दो समूहों में बांटा गया है, जैविक तथा अजैविक तथा जैविक। अब पारितंत्र के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। अब भौतिक कारक तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायु दाब आदि। अब अकार्बनिक पदार्थ जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, और जिसमें कार्बन होता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब जैविक घटक जिसमें उत्पादक है और उपभोक्ता है और अपघटक सूक्ष्म जीव है। जो मतलब उत्पादन में हरे पौधे पौधे आएंगे, इसमें उपभोक्ता में जंतु आएंगे जो इनके ऊपर निर्भर होते हैं, और अपघटक जो इनका अपघटन करते हैं। अज- अजैविक अजैविक घटक अजैविक घटकों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, भौतिक कारक, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, दाब। यह पारितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित तथा स्थिर बनाए रखते हैं। ये पारितंत्र में जीवों की वृद्धि तथा स्थिर बनाए रखते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी तथा अन्य खनिज। ये मतलब आर का ये सब अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है। अब कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है, लिपिड है, यौगिक पदार्थ है। यह सजीव के तंत्र के मूलभूत अंग है, इनके इनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए अजैविक तथा जैविक घटकों के बीच ये महत्वपूर्ण कड़ी है। अब जैविक घटक, उत्पादक। जैविक घटक में उत्पादक जो मतलब प्रोडक्शन करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। जो हरे पौधे हैं पूरे प्रकाश संश्लेषण के पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी क्या कहलाते हैं? स्वपोषी मतलब वो खुद का जो भोजन जो खुद का खुद उत्पादन करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रम में मिट्टी व जल व पोषक तत्व को वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा सूर्य से
सौर ऊर्जा अवशोषित करते हैं, मतलब सूर्य से सौर ऊर्जा अवशोषित अवशोषित करके अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक या स्वपोषी या प्रोडक्सर प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब उपभोक्ता कंज्यूमर ये विषमपोषी कहलाते हैं और स्वपोषियों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। स्वपोषियों द्वारा भोजन को खाते हैं। अब भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। शाकाहारी गाय, हिरन, खरगोश आदि। गाय, हिरन, खरगोश आदि। सी, सीधे ही ये पौधों को खाते हैं। जो उपभोक्ता है वो सीधे पौधों ये जो मतलब जो ये शाकाहारी होते हैं उपभोक्ता, मतलब ये सीधे पौधों को ही खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो अन्य अन्य जंतु को खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु है जो अन्य जंतु को खाते हैं, उदाहरण शेर, बिल्ली, कुत्ता। और सर्वाहारी इन जीवों को जो जो सर्वाहारी जीव पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। अब आता है अपघटक, इन्हें मृतपोषी पादप कहा जाता है। अपघटक को क्या कहा जाता है? मृतपोषी। मृत जो 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 जैविक जंतु है वो मर जाते हैं, उन्हें मृतपोषी होते हैं। ये अधिकतर बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक होते हैं जो पौधों जंतुओं में अपघटित तथा मृत कार्बनिक पदार्थ को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्राव करते हैं और पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरदभोजी भी कहा जाता है। इन्हें अपरदभोजी भी कहा जाता है। अब आता है पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र के कार्य क्या है? पारितंत्र एक जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है। क्या है? जटिल परिवर्तन। ये विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रकार है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, पोषकों का चक्रण, मतलब भू जैव रासायनिक चक्र, पोषकों का चक्रण मतलब एक चक्र। जैसे घास को घास को हिरण ने खाया, हिरण को हिरण को शेर ने खाया। शेर जब मरा तो उसको अपघटकों ने उसको जमीन में उसको अपघटकों ने उसको नष्ट किया। अब नष्ट करने के बाद पौधों को वो खाद के रूप में उसके रूप में वापस मिला और वापस उस पौधों को खाया। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। अब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, पोषकों का चक्रण, पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारितंत्र का विकास, समस्थापन या सहतंत्रिका या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियां, तालाब, झीलें, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। आप लोगों ने लोगों में से कुछ ने पड़ोस पड़ोस में एक्वेरियम, बगीचा, लॉन इत्यादि देखा है। ये सब मानव निर्मित पारितंत्र है। ये किससे कैसे है? मानव निर्मित पारितंत्र है। पारितंत्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। अब प्राकृतिक पारितंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर है। प्राकृतिक पारि कैसे? पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर। उदाहरण है जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियां और मरुस्थल। इनसे हमें भोजन, ईंधन, चारा और औषधियां प्राप्त होती है। क्या? भोजन, ईंधन, चारा और औषधियां प्राप्त होती है, जो प्राकृतिक पारितंत्र है इनमें से। ठीक है। अब ख पारितंत्र सौर विकिरण और ऊर्जा सहायकों वैकल्पिक स्रोत जैसे हवा, वर्षा, ज्वार भाटा निर्भर होता है। उदाहरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ज्वार नद, मुख, कोरल लीफ, मूंगा चट्टान आदि। ठीक है। ये है जो सौर विकिरण सहायक। ठीक है। अब होता है मानव निर्मित पालन, सौर ऊर्जा पर निर्भर। उदाहरण खेत और एक्वाकल्चर तालाब। खेत, एक्वाकल्चर तालाब। अब ख जीवाश्म ईंधन पर निर्भर। उदाहरण नगरीय नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र। नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र। पारितंत्र के अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? सौर है, सौर ऊर्जा है, मिट्टी है, और ये सब अजैविक घटक है। मिट्टी है, समुद्र है, पानी है, ये सब अजैविक है। अजैविक घटकों की जैविक घटक में पौधे हैं, जीव जंतु है और मानव है। ये सब अब इसमें पारितंत्र में जो जैविक घटकों में आते हैं। ठीक है। अब परितंत्र में अपघटकों का ये जो मृत उपजीवी इन्हें कहा जाता है, जो ये इनको चक्र चलाने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं, जो वो नष्ट नष्ट करने की किसी जैविक घटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्राकृतिक पारितंत्र और मानव पारितंत्र के प्राकृतिक पारितंत्र में जैसे जंगल है, समुद्र है, ये प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। और मानव निर्मित जैसे खेत है और बाग बगीचा है,
ध्यान है, ये सब मानव निर्मित पारितंत्र में आते हैं। एक्वेरियम है, ये सब मानव निर्मित पारितंत्र में अब तालाब पारितंत्र का एक उदाहरण। अब तालाब पारितंत्र क्या होता है? तालाब एक पूर्ण बंद और स्वतंत्र पारितंत्र का उदाहरण है। यह किसी भी पारितंत्र की मूलभूत संरचना जो ये मतलब एक स्वतंत्र पारितंत्र है। इसमें एक पूर्ण बंद और एक जगह मतलब एक सीमित में पारितंत्र है। किसी भी पारितंत्र की मूलभूत संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन है। मतलब उसका एक सरल अध्ययन करना है तो अध्ययन करने से हिसाब से एक सरल है। यह सौर ऊर्जा पर कार्य करता है। किसके? सौर ऊर्जा पर। तथा अपने जैविक समुदाय को अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। एक दूसरे से सामंजस्य बनाए। यदि आप एक गिलास गिलास तालाब या पानी, एक चम्मच तालाब की तलहटी कीचड़ पर एकत्रित करते हैं, एक गिलास तालाब का पानी या एक चम्मच तलहटी कीचड़ अपन एकत्रित करते हैं, तो इसमें पौधों, जंतुओं, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तालाब की तलहटी की मिट्टी या तालाब का पानी। किसी तालाब पारितंत्र में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं। कौन से? अजैविक घटक। प्रकाश, सौर विकिरण। अजैविक घटक में क्या कहता है? प्रकाश, जो सौर विकिरण ऊर्जा उपलब्ध होता है, जो मतलब सूर्य की ऊर्जा से जो संपूर्ण पारितंत्र को नियंत्रित करता है। प्रकाश का भेदन पानी की पारदर्शिता और जल में निलंबित कण तथा प्लवकों की संख्या पर निर्भर होता है। जो प्रकाश का जो पानी की भेदन का पारदर्शिता है, तो उसमें निलंबित कण और प्लवकों पर निर्भर होता है। प्रकाश के भेदन की सीमा के आधार पर तालाब को सुप्रकाशित या मध्य प्रकाशित तथा अप्रकाशित क्षेत्रों में विभाजित किया। सुप्रकाशित किस कहाँ ज्यादा प्रकाश आता है, कहाँ कम, थोड़ा कम, फिर सबसे कम प्रकाशित किया जा सकता है। सुप्रकाशित क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं को प्रचुर मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होता है। सुप्रकाशित ज्यादा प्रकाश आता है, उसमें पौधों और जंतुओं को प्रचुर मात्रा में प्रकाश। अप्रकाशित क्षेत्र में प्रकाश उपलब्ध अप्रकाशित क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। अब ये तालाब का पारितंत्र है। ठीक है। अब ये जंतु प्लवक है, शाकाहारी, जो ये ऊपर ऊपर है, इनको ज्यादा प्रकाश उपलब्ध होता है और उत्पादक है यहाँ पे। अब इनको प्रकाश, नीचे वालों को, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश कम उपलब्ध होता है। ठीक है। जड़ युक्त वनस्पति, मस्क घास है, कमल, कटेल है, जो ऊपर ऊपर पाया जाता है, कटेल है। सौर विकिरण है, जंतु प्लग। अब मूलभूत कार्बनिक है, कार्बनिक। अब जीवाणु, कवक और घटक, अब घटक या नीचे पाए जाते हैं। अवसाद है। ये तालाब का पारितंत्र का है। तली में पाए जाने वाले शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक। ठीक है। अब अकार्बनिक पदार्थ, इन पदार्थों में जल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम तथा कुछ अन्य तत्व, सल्फर, फास्फोरस, जो तालाब की अवस्थिति पर निर्भर है, सम्मिलित है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे O2 ऑक्सीजन तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं। जो पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं, सभी पौधे और जंतु भोजन गैसों के विनिमय के लिए निर्भर होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तथा अन्य लवण तली की अवसाद में तथा सजीवों के अंदर आरक्षित अवस्था में रहते हैं। जो ये जो चीजें हैं, सजीवों में स्टोर रहते हैं, आरक्षित रहते हैं। इनकी अल्प मात्रा में घुलनशील अवस्था में हो सकती है। अल्प मात्रा में घुलनशील में थोड़ी सी हो सकती है। अब कार्बनिक यौगिक, तालाब में आमतौर पर से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ अमीनो अम्ल, यूमिक अम्ल तथा मृत पौधों और जंतुओं में अपघटित उत्पाद है। यह आंशिक रूप से पानी में घुले रहते हैं तथा कार्ब आंशिक रूप से ही पानी में निलंबित रहते हैं। अब जैविक घटक, उत्पादक या स्वपोषी। उत्पादक या स्वपोषी तालाब में सभी विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं। इन्हें दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पादक या विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण के इन दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्लावी सूक्ष्म जीव तथा पादप, जड़युक्त पादप। ठीक है। प्लावी सूक्ष्म जीव तथा जड़युक्त पादप, अ, तथा पादप और जड़युक्त पादप। अब प्लावी सूक्ष्म जीव जो हरित पादप प्लवक कहलाते हैं, हरित पादप प्लवक जो ये कहलाते हैं, प्लावी सूक्ष्म जीव पादप प्लवक कहलाते हैं। ये छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव है। कभी कभी तालाब में इनकी अधिक मात्रा में हो जाते हैं। तालाब हरा दिखाई देने लगता है। जैसे ये जो जब अधिक मात्रा में होते हैं तो तालाब हरा दिखाई देता है। जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, डायटम्स। ठीक है, डायटम्स और वॉलवॉक्स। जड़युक्त पादप, यह पादप परिसीमा से लेकर गहन परतों वाले सेकेंडरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
पानी की गहराई बढ़ाने के साथ-साथ जलीय पौधों में 3 स्पष्ट क्षेत्र निम्नलिखित क्रम में जा सकते हैं। अब निर्गत पादप क्षेत्र उदाहरण टाइफा, बुलरस और सेजिटेरिया। अपलावी पत्तियों वाले जड़युक्त पादपों का क्षेत्र उदाहरण निम्फिया और जल में डूबे हुए पादपों का क्षेत्र उदाहरण तालाब में पाई जाने वाली खरपतवार जैसे हाइड्रिला, रूपिया, मस्क घास आदि है। अब उपभोक्ता या विषमपोषी वे जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे टेडपोल, घोंघा, सनफिश, बास आदि। तो ठीक है, तो ये स्वपोषी विषमपोषी हो जो गए उपभोक्ता है मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से जो या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उत्पादक कहते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। तो ये अब तालाब के जंतुओं को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया जंतु प्लवक वे ये तैरने वाले जंतु हैं जैसे साइक्लोप्स या साइप्रिस। तरणक वे जंतु जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं जैसे मछलियां। अब नितलस प्राणी ये तलहटी में रहने वाले उदाहरण भृंग, माइटस, घोंगे, कुछ क्रेटिस आदि। अब घटक ये पूरे तालाब को वितरित रहते हैं परंतु अवसाद के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और कवक हो सकते हैं जो तालाब की तली पर पाए जाते हैं। धन्यवाद।